आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत पाठ का सार, मुख्य बिंदु, व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर आप मेरी पुस्तक समाधान से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक समाधान Amazon तथा सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। इस कविता से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.madhukalsh.in पर विजिट करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय अनेक बातें सोची। उसने सोचा कि वह अब खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा, बड़े भाई को डांटने का मौका नहीं देगा, खेल कूद में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, बड़े भाई को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी विषयों को पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाया। जोश में आकर टाइम टेबल तो बना लिया, परंतु उसका पालन न कर पाया, क्योंकि खुले मैदान की हरियाली, प्रकृति प्रेम, खेल कूद, भाग दौड़ उसे मैदान में खींच ले जाती। फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल उसे आकर्षित कर लेते और चाह कर भी वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। प्रश्न 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। रौद्र रूप धारण कर लिया मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आया और पूछा, कहाँ थे? छोटे भाई को खेल कूद का शौक था, वह अधिकतर समय खेल कूद में ही बिताता था। एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई भोजन के समय हॉस्टल पहुंचा तो बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर घबरा गया। बड़े भाई ने आप देखा न ताव उसे लगातार लताड़ना आरंभ कर दिया। लताड़ना मतलब डांटना, बुरा भला कहना आरंभ कर दिया। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए कहा कि प्रथम दर्जे में पास होने का उसे घमंड हो गया है और घमंड के कारण तो रावण जैसे भूमंडल के स्वामी का भी नाश हो गया था। हम तो फिर भी साधारण इंसान हैं। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छा क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थीं क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई का ध्यान रखना अपना कर्तव्य मानते थे। वह छोटे भाई से 5 वर्ष बड़े थे, लेकिन बड़े होने के नाते वे उसके लिए मिसाल बनना चाहते थे। बड़े होने के कारण छोटे भाई की देख रेख की जिम्मेदारी उन पर थी। यदि वे खुद बेराह चलते तो छोटे भाई को गलत राह पर चलने से कैसे रोक सकते थे? खेलने का मन होते हुए भी वे अपनी इच्छा दबा लेते थे और पढ़ाई में लगे रहते थे। वे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे छोटे भाई पर गलत या बुरा प्रभाव पड़े। प्रश्न 4, बड़े भाई छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई छोटे भाई को समय समय पर अनेक सलाह और उपदेश देते थे। उसे दिन रात पढ़ाई करने की सलाह देते थे ताकि पढ़ाई की नींव मजबूत हो सके। उसे खेल कूद से दूर रहने को कहते थे क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है। सफलता प्राप्त करने पर अभिमान ना करने की सलाह देते थे। उसे समझाते कि इतिहास, ज्योमेट्री अत्यंत कठिन विषय हैं। अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं है, दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं। यहाँ आंखें फोड़ना मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत ध्यान से पढ़ना। पुस्तकीय ज्ञान की बजाय व्यवहारिक ज्ञान सीखने की सलाह देते थे। उसे बताते थे कि जीवन का अनुभव अधिक लाभकारी है। प्रश्न 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नर्म व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नर्म व्यवहार का अनुचित फ़ायदा उठाया। उसने मनमानी शुरू कर दी।
पढ़ना छोड़ दिया और छिपकर पतंग उड़ानी शुरू कर दी। भाई साहब के बार बार फेल होने पर लेखक अर्थात छोटे भाई के स्वभाव में अंतर आ गया। लेखक की मनमानी और स्वच्छंदता अधिक बढ़ गई। यहाँ स्वच्छंदता का अर्थ है स्वतंत्र स्वभाव। उसने कहना मानना छोड़ दिया और इसे बेपरवाही या अल्हड़ता भी कह सकते हैं। बड़े भाई का खौफ उसके मन से निकल गया। खौफ मतलब डर। बड़े भाई का जो डर उसके मन में था वह निकल गया। बड़े भाई के प्रति उसके दिल में आदर भाव कम हो गया। उसे यह विश्वास हो गया था कि वह पढ़े ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा। उसे स्वयं पर घमंड हो गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अव्वल का अर्थ है प्रथम। अपने विचार प्रकट कीजिए। मेरे विचार से अगर बड़े भाई साहब की डांट फटकार ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आता। यद्यपि लेखक ने बड़े भाई साहब की सलाह और लताड़ से कोई सीख ग्रहण नहीं की, लताड़ अर्थात डांट से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव लेखक पर पड़ता था। बड़े भाई साहब की डांट फटकार से लेखक की शैतानियों पर नियंत्रण रहता था। बुद्धिमान तो वह था ही और बड़े भाई का ही डर था कि छोटा भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। बड़े भाई साहब की डांट फटकार के कारण उसे शिक्षा का महत्व पता चला, अनुशासित जीवन की समझ आई और इसलिए वह हर बार कक्षा में अव्वल आता रहा। प्रश्न 2, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? यहाँ समूची शिक्षा का अर्थ है पूरी शिक्षा प्रणाली पर और व्यंग्य का अर्थ है मजाक। उन्होंने पूरी शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया है। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के इन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। उस समय शिक्षक रटने पर ज़्यादा जोर देते थे। विद्यार्थी किताब का एक एक शब्द रटते रहते थे, उनका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते थे। लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी वार किया है कि ऐसी परीक्षा प्रणाली बालकों की बुद्धि व कौशल को ठीक प्रकार से आंक नहीं पाती। आंक नहीं पाती का अर्थ है अंदाज़ा नहीं लगा पाती। आज की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी हद तक सुधार आया है, किंतु पिछड़े इलाकों में अभी भी वही हाल है। सरकार को समय समय पर पिछड़े इलाकों के शिक्षकों को नई नीतियों से परिचित करवाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं बड़े भाई साहब के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि ऐसी शिक्षा प्रणाली जो लाभदायक कम और बोझ ज़्यादा लगे ठीक नहीं है। मेरे विचार में शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। खेल कूद के बिना शिक्षा अधूरी है। खेल कूद आपसी मेलजोल, अनुशासन और मैत्री को बढ़ावा देते हैं। यही समूची शिक्षा का आधार है। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की सही समझ अनुभव से आती है। जिस व्यक्ति को दुनियादारी का ज्ञान होता है और दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है, वही व्यक्ति समझदार माना जाता है। घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षित होकर भी अपने अनुभव के आधार पर समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। मुश्किल समय में उनका अनुभव ही काम आता है। अम्मा और दादा का उदाहरण तथा हेडमास्टर साहब का उदाहरण देकर बड़े भाई साहब कहते हैं कि चाहे कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, जिंदगी के अनुभव के आगे सब बेकार है। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर ही सरलता से किया जा सकता है। प्रश्न 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि जब एक दिन पतंगबाजी करते समय बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को पकड़ लिया और अगली कक्षा की कठिनाइयों का एहसास दिलवाया, जीवन के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण बताया तथा व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने की सीख दी। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं और बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। लेखक को समझ आ गया कि उसकी सफलता के पीछे बड़े भाई साहब की प्रेरणा है। बड़े भाई साहब केवल अधिकार जताने के लिए उसे नहीं डांटते, वास्तव में उसका भला चाहते हैं। प्रश्न 5, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए।
बड़े भाई साहब के स्वभाव में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। बड़े भाई साहब अध्ययनशील, परिश्रमी व धुन के पक्के थे। वह लगभग हर समय पुस्तकें खोले बैठे रहते थे। बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। उपदेशों के माध्यम से ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि छोटा भाई पढ़ने के लिए विवश हो जाता। यहाँ सूक्ति बाण मुहावरा है और सूक्ति बाण का अर्थ है तीखी बातें, ताने देना। वे छोटे भाई को ऐसी ऐसी तीखी बातें कहते थे कि छोटा भाई पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता था। बड़े भाई साहब अनुशासन प्रिय, सिद्धांत प्रिय एवं कर्तव्यपरायण थे। वे आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करना चाहते थे। बड़े भाई साहब वाक कला में निपुण थे। वे अपने छोटे भाई को भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देकर उसे पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते रहते थे। यहाँ वाक कला में निपुण होने का अर्थ है कि बड़े भाई साहब बोलने की कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। बड़े भाई साहब रटंत को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली के घोर विरोधी थे। वे चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो जीवन के प्रति समझ पैदा करे। बड़े भाई साहब बड़ों का आदर करते थे, उनके अनुभवों को सम्मान देते थे। वे अपने अनुभव के आधार पर छोटे भाई को समझाते रहते थे। प्रश्न 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है क्योंकि उनके अनुसार जीवन की समझ पुस्तकें रटने या पुस्तकों का ज्ञान परीक्षा में ज्यों का त्यों उतार देने से नहीं आती। किताबी ज्ञान से जिंदगी का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से ही विकसित होती है। पुस्तकीय ज्ञान भी तभी सार्थक होता है जब उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना आ जाए। जिस व्यक्ति को दुनियादारी का ज्ञान होता है और दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है, वही व्यक्ति समझदार माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षित होकर भी अपने अनुभव के आधार पर समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। मुश्किल समय में उनका अनुभव ही काम आता है। अम्मा और दादा का उदाहरण और हेडमास्टर साहब का उदाहरण देकर बड़े भाई साहब कहते हैं कि चाहे कितनी भी डिग्री क्यों ना हो, जिंदगी के अनुभव के आगे सब बेकार है। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर ही सरलता से किया जा सकता है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किताबी ज्ञान की बजाय बुद्धि के विकास को अधिक महत्व दिया है। कक्षा में अव्वल आ जाने पर छोटे भाई को अभिमान हो जाता है। वह अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन अपने आचरण में करने लगता है। यह देख बड़े भाई साहब ने उसके स्वाभिमान को लक्ष्य करके कहा है कि कक्षा में प्रथम आकर यह न सोचो कि तुमने बहुत बड़ी सफलता पा ली है। इस सफलता से बड़ी चीज़ है बुद्धि का विकास, समझ तथा अनुभव। इस अनुभव में तुम अभी छोटे हो। इस मामले में मेरी बुद्धि तुमसे अधिक विकसित है। प्रश्न 2, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ विपत्ति का अर्थ है मुश्किल, कठिनाई, फटकार का अर्थ है डांट और घुड़कियां का अर्थ है भयभीत करने वाली डांट डपट और तिरस्कार का अर्थ है अपमान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कह रहा है कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, मतलब कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए और मौत जैसा सत्य भी सामने क्यों ना हो, फिर भी इंसान सांसारिक मोह माया से नहीं छूटता। मतलब इंसान का अंतिम समय सामने होता है तब भी भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह माया रहती है, एक आकर्षण रहता है उसके मन में। वह सांसारिक विषय वासनाओं और लालच के आकर्षण में जकड़ा रहता है। उसी प्रकार लेखक भी खेल कूद, उछल कूद, मौज मस्ती के आकर्षण और लालच से बाहर नहीं आ पाता था। वह बड़े भाई साहब की डांट फटकार सहन कर लेता था, परंतु सैर सपाटा खेल कूद नहीं छोड़ता था। प्रश्न 3, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने?
आशय स्पष्ट कीजिए। पुख्ता का अर्थ है मजबूत। इस पंक्ति के माध्यम से नींव की मजबूती पर प्रकाश डाला गया है। जिस प्रकार किसी मकान को टिकाऊ एवं मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव को ठोस और गहरा बनाया जाता है, उसी प्रकार जीवन रूपी भवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी नींव भी मजबूत होनी चाहिए। यदि पढ़ाई का आरंभिक आधार ही मजबूत नहीं हो तो मनुष्य आगे चलकर कुछ भी नहीं कर पाता। जो बचपन में मेहनत से अध्ययन करता है उसी की बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। वास्तव में यह भाई साहब की पढ़ाई पर व्यंग्य किया गया है। प्रश्न 4। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ आकाशगामी पथिक का अर्थ है आकाश की ओर जाने वाला यात्री अर्थात पतंग, और पतन का अर्थ है नीचे की ओर आना। विरक्त का अर्थ है वैराग्य भाव समेटे हुए। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कह रहा है कि जब वह पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और मन पतंग रूपी राहगीर की तरह। लेखक को पतंग एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। उसे इधर उधर से आने वाली किसी भी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।